हेलो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही दूसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स के, जो आपके एलिमेंट्स एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं और ऐसा क्या कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, उनको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसी में N+L रूल के बारे में थोड़ा समझेंगे और कुछ आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। फिर आपको लिए थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन हम दे देंगे, उसको आप घर पे ट्राई करिएगा और चैट बॉक्स में आकर के उसके आंसर को दीजिएगा। तो अगर हम लोग आज यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आप बाउ प्रिंसिपल आपने पढ़ा, आप बाउ प्रिंसिपल के लिए हमने आपको बता भी दिया था कि कैसे क्या प्रोसीजर आप अप्लाई करते हैं, और उसके लिए हमने एक आपको ट्रिक भी बताई थी। अगर आपने ट्रिक न देखी हो तो प्रीवियस वीडियो में जाकर के आप उस ट्रिक को देखिए। हमने बताया था एक स्लोगन, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है भाई, स्कूल यस को रिप्रेजेंट करता है, पब्लिक पी को रिप्रेजेंट करता है, फाड़ू एफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, और दिल्ली जो है डी को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल। बस आप उसी को अरेंज कर लीजिए। कैसे अरेंज किया हमने बताया था, इस राइम को आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। तो आइए हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे थे तो उसमें आपने ये भी बता दिया था कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन किसमें बाद में एंटर करेगा। जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, आज हम लोग उसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस चीज को अभी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है भाई, तो हम लोगों ने कल 50 तक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व किया था। आज हम लोग जो है उसी को लेकर के उसी को अप्लाई करते हुए कुछ चलते हैं। ठीक है भाई, तो इसी में पहले हम बोर बरी रूल बता देते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लीजिए आपको जो राइम हमने बोला या जो पोयम बोली या आह बाउ प्रिंसिपल आपको नहीं मालूम है, तो फिर आप कैसे किसी भी ऑर्बिटल के बारे में कैसे जानेंगे, किसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा किसमें बाद में जाएगा। तो इसके लिए सबसे सिंपल एग्जांपल है N+L रूल। N+L रूल, इसी को हम लोग कहते हैं बोर बरी रूल। बोर बरी रूल, इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो बोर बरी रूल में हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं, हम लोग जैसे कहते हैं कि N+L रूल का मतलब हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथ क्वांटम नंबर। जब दो ऑर्बिटल की आप बात करते, दो ऑर्बिटल का नाम लेते हैं, तो वहां पे दो ऑर्बिटल का आपने बताया, जैसे 3D लिया 4s लिया, तो जब ऐसे नाम लेंगे तो उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के भी बारे में जानकारी आपको है, और साथ ही साथ एजीम्यूथ क्वांटम नंबर के बारे में भी जानकारी है। तो इनके हिसाब से किस ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, तो इनका ये दो पॉइंट है जिसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। पहला, द सम ऑफ N+L रूल, सम ऑफ N+L, ठीक है, the sum of N+L, and then those orbitals have lower value of N+L. Those orbitals have lower value of N+L. Electron enters first. Electron enters first into those orbitals.
जैसे हमें मालूम नहीं, हमने ले लिया फॉर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें 3D एंड 4s ऑर्बिटल, हमें ये नहीं मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पहले किसमें एंटर करेगा, ठीक है। तो 3D के लिए हमें लिख दे रहे हैं, ये हो गया ऑर्बिटल, ये हो गया n, ये हो गया l, ये हो गया n प्लस l हो गया, और ये हो गया कंक्लूजन। ये आपका हो गया। अब आपने 3D ऑर्बिटल लिया, तो 3D ऑर्बिटल लिया और दूसरा है 4s। ये कंक्लूजन क्या निकल रहा है आप देखिए, 3D में n की वैल्यू 3 हो गई, l की वैल्यू 2 हो गई, n प्लस l का मतलब 3 और प्लस 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो गई, l की वैल्यू 0 हो गई, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। अब आपने कहा कि n प्लस l रूल के हिसाब से जिस भी ऑर्बिटल के लिए n प्लस l की वैल्यू मिनिमम होती है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंटर करता है। अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन यही लिखा, n प्लस l रूल, दोज ऑर्बिटल have minimum value of n plus l filled first। इसका मतलब है कि इस रूल को अगर आप फॉलो करिए, हेंस 4s ऑर्बिटल filled first by electron then 3D ऑर्बिटल, यानी 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा इन कंपैरिजन टू 3D ऑर्बिटल। ये आपका n प्लस l रूल का जो है एक नॉर्मल सा जो है कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। हमने क्या कहा, n प्लस l रूल को के हिसाब से कहा जाता है जिनके लिए n प्लस l का सम मिनिमम रहेगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंटर करेगा। तो 4s और 3D का एग्जाम्पल, ऐसे आप अपने आप से कोई भी एग्जाम्पल लेकर के ऐसे टेबल से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 4s में पहले एंटर करेगा इन कंपैरिजन टू 3D। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या किया, देखिए दूसरा पॉइंट जो इनका है वो क्या है, दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा अगर कभी ऐसी कंडीशन आए कि n प्लस l का सम सेम आ जाए, इफ द वैल्यू ऑफ इफ द सम n प्लस l वैल्यू आर सेम फॉर टू ऑर्बिटल्स, then electron first enters into, किसमें फर्स्ट एंटर करेगा, into those orbital which have lower value of n, which have lower value of n, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जिनकी लोअर होगी उसी में एंटर करेगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल 3D एंड 4p ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3D एंड 4p ऑर्बिटल, 3D एंड 4p ऑर्बिटल। अब इसको हम लोग यहां से हटा दे रहे हैं। 3D एंड 4p ऑर्बिटल से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ये दो ऑर्बिटल आपके पास है। 3D का तो आपको मालूम ही है, यहाँ इसको क्या करते हैं 4p, l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ आ जाएगा चेंज हो जाएगा, यहाँ की वैल्यू वही देखिए। अब देखिए 4p क्या है, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी 1,
4 1 प्लस और ये कितना हो जाएगा 5। अब दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आ, तो फिर क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू स्मॉलर है तो इसका मतलब है 3D में इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा। सिंस द वैल्यू ऑफ n plus L are same for two orbitals. Since the value of n plus L are same for two orbitals, कौन कौन सा है, that is 3D and 4s orbital. Hence, according to n plus L rule, electron first enters into those orbitals which have lower value of n, और वो कौन सा है, that is 3D orbital. मतलब इलेक्ट्रॉन पहले किस में एंटर करेगा, 3D ऑर्बिटल। 3D में पहले भरेगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर किस में भरेगा, 4p में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। यही n प्लस एल रूल है जिनको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे पढ़ने की चर्चा कर रहे थे। n प्लस एल रूल या बोर-बरी रूल, ये दो पॉइंट हैं जिनके आधार पे आप एनर्जी बता सकते हैं किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, और उसके बाद उसका जो है अरेंजमेंट आप दिखा सकते हैं। ये n प्लस एल रूल है जिनको आप पढ़ सकते हैं। और ये बोर-बरी रूल जो है ऑफ-बाउ रूल के ही हिसाब से, ऑफ-बाउ रूल में ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, तो उसमें सीक्वेंस दिया गया है, और इसमें ये n प्लस एल के रूल के हिसाब से आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन पहले किस में एंटर कर रहा है। ठीक, थैंक यू, आगे चलिए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम। ये आपका हो गया, ठीक है भाई। ये सीधा सीधा आपने ऑब्जर्व किया और इस तरह से हम लोगों ने n प्लस एल रूल को पढ़ा। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो है कौन सा, वो आप पढ़ेंगे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात अगर हम लोग करते हैं तो एक्सेप्शनल में हम लोग ऑब्जर्व किसको करेंगे, एक्सेप्शनल में हम लोग ऑब्जर्व करते जानते ही हैं। पहले तो आप सीरीज को जान लीजिए जहां पे हम लोग ये ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं। आपने सुना होगा ट्रांजिशन सीरीज के बारे में, सुना होगा ट्रांजिशन सीरीज के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो अभी जब आप पढ़ेंगे तो आगे ये मिलेगा। एक 3D होती है, 4D होती है, 5D होती है, 6D होती है। अगर हम लोग 3D की बात करें तो ये स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक होता है। ये एट्रियम 39 से लेकर के कैडमियम 48 होता है। हमारा इसको दिखाने का मेन मकसद भी है, अभी आपको समझ में आएगा। और उसके बाद है आपका लैंथेनम 57 एंड लिखा जाता है, हाफनियम 72 मरकरी 80 और 6D है एक्टिनियम 89 एंड आफ्टर लॉरेंसियम 103। ये आपका जो है ट्रांजिशन सीरीज है डी ब्लॉक के एलिमेंट।
ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। हमारा इसका अभी कोई सरोकार नहीं, बस आपको आइडिया देने के लिए इसमें से देखिए। तो हम लोगों ने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये से हम लोग पहली ट्रांजिशन सीरीज कर दी, इसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, इसे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इसे फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज कर दी। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप पहली की बात करते हैं तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जैसे हम ले लिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। स्कूटी वाली कार में फरार कोई ना कब जाने, ये है। इसका एटॉमिक नंबर अगर हम लोग देखें तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और ये 29 और ये 30। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको देखिए, इसमें ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भाई, इसको आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक, अगर हम लोग इसी को ध्यान दें, ये पढ़ चुके हैं आप। इसमें लास्ट में आता 3D1, इसको दिखाते हैं आपको, इसके बारे में नहीं बताते। इसको अगर आप देखिए तो यहाँ पे 3D1 शुरुआत से बताएंगे तो दिक्कत हो सकती है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 कल बताया था, 3p6 और लास्ट में 4s भरते हैं और 4s के बाद जो बचे वो 3D1, ये हो गया। तो अब ये जो है आप देखिए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18। अगर आप 18 की बात करिए, हम इसलिए यहां लेना चाहते हैं, इसको दिखाना चाहते हैं, तो देखिए 18 किसका होता है? नोबल गैस का। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियान का एटॉमिक नंबर 10 और आर्गन, हीलियम, नियान, आर्गन, आर्गन 18 होता है। जब आपने इसको लिख दिया आर्गन, आर्गन का मतलब ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये आर्गन जब भी लिख देंगे, इस एक वर्ड से, इस एक एलिमेंट के सिंबल से आपका इतना एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ऐसे नियान के लिए अगर आप नियान स्थान लिखना चाहते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, नियान 10 होता है। तो ये आप जो है ये आपका हो गया नियान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1s2, इसको हीलियम। तो अगर हम लोग यहाँ चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, आर्गन लिख दिया, आर्गन 18, और अब देखिए 4s2 तो फिक्स है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा 3d2। फिर यहाँ आर्गन ये हो गया 18, 3d3 कर दिया और 4s2 कर दिया। फिर देखिए क्रोमियम, आर्गन 18, 3d4, 4s2 हो गया। ऐसे करते आइए, ऐसे करते हुए आएंगे, ऐसे आप करते हुए आएंगे तो यहाँ आ रहे हैं, लास्ट वाले ले रहे हैं 3d9, आर्गन यहाँ लिखना है, आर्गन 3d9, 4s2 और लास्ट में है आर्गन 3d10, 4s2। हमको जो वास्तव में यहाँ पे ऑब्जर्व करना है वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका देखना और एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका देखना। अब हमारा कहने का आशय समझिए, हर सीरीज में आपको ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जो एक्सेप्शनल शो कर रहे हैं। देखिए 1, 2, 3, चौथा एलिमेंट पहले सीरीज का, फिर लास्ट से पहला एलिमेंट, ऐसे यहां पर भी होगा। इस ट्रांजिशन सीरीज में भी आपको ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पे अगर आपको याद हो, आपने सुना होगा यहाँ पे Ag आता है 47, जैसे कॉपर आया ना, Ag 47 आता है। ऐसे यहाँ Au आता है, Au गोल्ड, गोल्ड के बारे में भी जो है आपने सुना होगा Au 79, लास्ट एलिमेंट है Hg, इससे पहले वाला, इससे पहले वाला, इससे पहले वाला, इस तरह से एलिमेंट शो करता है, और जो बीच में है उस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमारा मेन मकसद इसको लिखने का यही है कि लास्ट वाले के एक पहले वाला एलिमेंट जो है वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करे।
अब ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे शो कर रहा है, ये हो गया आपका एक्सेप्शन, ये हो गया आपका एक्सेप्शन। तो अब इनको करना, तो यहाँ पे हम इनके बारे में चर्चा करेंगे और इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्रोमियम और कॉपर का जो है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ऑब्जर्व करते हैं। क्या और केमिस्ट्री है ही है, केमिस्ट्री में हम लोग अपवाद ही ज्यादा देखते हैं, केमिस्ट्री में अपवाद बहुत ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। आइए अब इसी को देखते हैं और इसी को देखने के बाद जो है हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो पहला देखिए हम क्रोमियम का ले रहे हैं, क्रोमियम 24 आपने कहा हम ले रहे हैं इसका आर्गन 18, आर्गन 18 कर दिया, 3d4 और 4s2। अब इसको ऑर्बिटल के रूप में दिखा रहे हैं। यस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पहला क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। डी में कितने बॉक्स बनते हैं, डी में 5 बॉक्स बनते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स है। तो डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, ये हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन। अब आप गौर से देखिए यहाँ पे ये इस तरह का अरेंजमेंट है, ठीक है भाई। अब कहा क्या जाता है, कहा यह जाता है कि कोई भी एलिमेंट, जैसे यस ऑर्बिटल है, ध्यान दीजिएगा, एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल। एस के 2 पार्ट हो गए, एक हो गया हाफ फील्ड और एक हो गया फुल फील्ड। हाफ फील्ड और फुल फील्ड, यस में 1 बॉक्स होता है, पी में कितने बॉक्स होते हैं, 3 बॉक्स होता है, डी में कितने बॉक्स होते हैं, 5 बॉक्स होते हैं। ये तो आपको मालूम है, ना मालूम हो जाए नहीं। ऐसे ही यहाँ पर 1 बॉक्स, 3 बॉक्स और ये भी आपका कितना हो गया, 1 2 3 4, ये हो गया। हाफ फील्ड का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन आपके पास है, वो क्लॉकवाइज आपने दिखा दिया। इसका भी हाफ फील्ड या 3 बॉक्स है। हाफ फील्ड का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन आपने दिखा दिया, सबको क्लॉकवाइज आप दिखा रहे हैं। डी में 5 बॉक्स है, 5 इलेक्ट्रॉन होगा, पांचों को अलग अलग आप बांट दे रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। यस ऑर्बिटल फुल फील्ड कह रहा है, तो फुल फील्ड यस, एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। तो जब एक बॉक्स है तो एक, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इस तरह से भर दिया जाएगा। अगर पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि एक बॉक्स में तो 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। डी ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होते हैं, ये दोनों एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। बोथ हाफ फील्ड, हाफ ऑब्लिक फुल फील्ड, ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। हर एलिमेंट की ये टेंडेंसी होती है कि वो चाहे किसी भी तरह से अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से एक्वायर कर ले, वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाए। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी कुछ ऐसा सोचते हैं, कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं जिससे स्टेबल हो जाए। स्टेबिलिटी जैसे हम लोग चाहते हैं, वैसे ही ऑर्बिटल्स, ऐसे भी एलिमेंट चाहते हैं। तो जब एलिमेंट्स में इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है, अब हाफ फील्ड और फुल फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, यानी ये स्टेबल हुआ, ये स्टेबल हुआ, ये स्टेबल हुआ, ये भी स्टेबल हुआ। लेकिन अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड को कंपैरिजन करेंगे तो फुल फील्ड आर मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड। ये भी जरूरी जानना आपको कि 2 स्टेबिलिटी को अगर आप कंपेयर करेंगे, 2 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो जिसका फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू हाफ फील्ड। ये भी ध्यान रखिएगा।
ये आपको जानकारी होनी चाहिए इसके लिए। अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करें तो यहाँ पे देखिए डी ऑर्बिटल के पास एक जगह 4 है और एक जगह 2, ठीक। तो इसको हटा दे, इसको हटाने के बाद फिर आपसे चर्चा करते हैं और चीजें। देखिए हमने आपसे क्या कहा, क्रोमियम का भी ले रहे हैं, अब इसी को देखिए ध्यान से, क्रोमियम का भी ले रहे हैं, कॉपर का भी ले रहे हैं। कॉपर 29, कॉपर 29 होता है, आर्गन हो ही गया और लास्ट में आएगा 3d9 4s2, s का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और d का मतलब हो गया यहाँ पे 5 भाग सही है, 2 3 4, 1 इलेक्ट्रॉन पहले सब में क्लॉकवाइज भरते हैं भाई, फिर एंटी क्लॉक शुरू कराते हैं। यह भी रूल पढ़ा जाएगा, उनके हिसाब से है, उन रूल के हिसाब से है, पहले इलेक्ट्रॉनों को क्लॉकवाइज भरते हैं फिर एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं, ठीक। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उठा लिया था, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के चक्कर में जो है वो चीजें पीछे छूटी हुई हैं, कई चीजें पीछे छूटी हुई हैं, उसको अभी आप चर्चा किया जाएगा। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखिए ये तो फुल फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी फुल फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं, 3d9 है ना। ये आपका देखिए, ये आपका हाफ फील्ड भी नहीं है ना फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड भी नहीं है फुल फील्ड भी नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो 3d और 4s की एनर्जी है वो स्लाइटली कंपेरेबल, बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होता। तो जब बहुत ज्यादा इनके बीच में डिफरेंस नहीं है, तो अगर सपोज करिए ये जो है इनसे एलिमेंट है, ऑर्बिटल है, एक दूसरे से बात करें, जैसे हम आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, ऐसे ये भी एक दूसरे से बात करें। ये हम इमेजिन करते हैं अपनी तरफ से, ये इमेजिनेशन में सोचते हैं ऐसा कह रहा होगा कि ये डी वाला जो है, डी का ऑर्बिटल जो 3d ऑर्बिटल है वो 4s से बात करता है, कहता है यार तुम तो फुलफिल्ड हो, तुम एक्स्ट्रा स्टेबल है ही हो, अगर एक इलेक्ट्रॉन तुम हमारे पास दे दोगे हम भी स्टेबल हो जाएंगे, तो हम हाफ फील्ड हो जाएंगे, तुम भी हाफ फील्ड रहोगे तब भी स्टेबल रहोगे। तो अगर तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन हमको दे देते तो हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाती, फिर हम दोनों लोग रिलैक्स होकर के रहते और हमेशा यहीं पे रह जाते। स्टेबिलिटी का मतलब एक प्रकार से ये कहिए कि ये अनस्टेबल है तो यहां से निकल लेगा, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तब रिएक्टिव ज्यादा रहेगा, और जब स्टेबल हो जाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी क्या होगी, कम हो जाएगी। ये सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट है। तो जैसे ही इनसे बातचीत हुआ, इनके समझ में आता है तो पहले नानुकुर करते हैं कि भाई हम क्यों इलेक्ट्रॉन अपना दें, हम फुल फील्ड है चाहे हाफ फील्ड है, हम फुल फील्ड है ज्यादा स्टेबल है। लेकिन जैसे होता नहीं कि मोटिवेट करने की बात होती है, इस ऑर्बिटल ने बार बार इससे इंटरेक्ट किया, कहा यार पड़ोसी हम लोग हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, देखो तुम्हारे पास पहले इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, हमारे पास बाद में इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, आप बाबूजी के हिसाब से। तो अगर तुम्हारे पास पहले इलेक्ट्रॉन हमारे पास पहले आता तो हम 5 हो जाते, तुम्हारे पास एक ही पहुंचता तो तब भी तुम स्टेबल रहते। तो इस तरह से तमाम बातें वो कहता है और तमाम बातें इस तरह से होती हैं, तो उसकी समझ में आता है कि अगर हम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दें, और वास्तव में अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, देखिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 1 1। अब आप देखिए ये ऑर्बिटल भी स्टेबल हो गए, ये ऑर्बिटल भी स्टेबल है, ये दोनों क्या हो गए, बोथ आर हाफ फील्ड, बोथ आर हाफ फील्ड, और बोथ एक्स्ट्रा स्टेबल हो गए, एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, ये होगा एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 24, इसी को एक्चुअल माना जाता है। अब यहाँ पे अगर आप बात करिए, यही सेम सिचुएशन आप सोचिए, इमेजिन करिए, यही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, ये बतिया रहे हैं एक दूसरे से, तो डी वाला एस से बात करता होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रक्रिया चेंज हो रही है। वो प्रक्रिया क्या चेंज हो रही है,
डी वाला कहता है कि यार तुम, एस वाले से फिर वही बात कहता है यार तुम पड़ोसी हो, हाँ तुम स्टेबल हो, अगर तुम्हारे पास एक भी रह जाएगा तो तब भी तुम हाफ फेल्ड रहोगे, स्टेबल रहोगे, और हमारे पास हम भी स्टेबल हो जाएंगे। तो उसके ये समझ में आता है, उसके दिमाग में देखिए, कहता है यार तुम तो फुल फील्ड हो जाओगे, तुम हमसे भी ज्यादा स्टेबल हो जाओगे, और हमसे भी ज्यादा स्टेबल हो जाओगे तो फिर क्या कहते हैं, तुम्हारी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाए, तुम तो फुल फील्ड हो जाएगा, हम हाफ फील्ड हो जाएंगे। तो उसके डी के समझ में आ जाता है कि जो है यस का इलेक्ट्रॉन पाना आसान नहीं। तो फिर वो बताता है क्या चीज, कि भाई अगर आप एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दोगे तो हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो जो न्यूक्लियस आपके ऊपर बार बार फोर्स लगा के आपको रोकता है कहीं जाने आने से, उससे हम आपको बचा लेंगे, उससे हम आपको बचा लेंगे, आप आसानी से मूव कर सकते हैं। देखिए इनका, देखिए दोनों बातचीत करने की सलीका चेंज हो गया। इसने क्या कहा, इसने कहा कि जैसे अगर आप एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो हम स्टेबल हो जाएंगे, अब स्टेबल हो जाएंगे, हम फुल फील्ड हो जाएंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस का फोर्स बैलेंस पे लगता है ना, उस जैसे न्यूक्लियस का फोर्स वाहतम कक्षक के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, और जब फोर्स ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये कहता है कि जैसे ही तुम एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दोगे, यानी ये 4s से कहता है कि तुम 3d ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, हम न्यूक्लियस के फोर्स को तुम पर लगने से रोक देंगे, और जब न्यूक्लियस का फोर्स तुम पर लगेगा नहीं तो तुम आसानी से जाकर टहल घूम के आना, और जब टहल घूम के आओगे जाओगे, चाहे जहां भी जाओगे, मिलना हो किसी से मिल सकते हो। अब ये डिपेंड करता है तुम्हारा नेचर कैसा है, ये डिपेंड करता है तुम्हारा नेचर कैसा, मिलजुल के सबसे आओ, इत्मीनान से आओ। हम न्यूक्लियस को सील्ड किए रहेंगे, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे सील्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियस को सील्ड किए रहेंगे, स्क्रीन किए रहेंगे, जिससे तुम्हारे ऊपर वो फोर्स न लगा पाए। इतना कहना था, इलेक्ट्रॉन का दिमाग घूमा और उसने कहा ठीक है भाई, हम अपना इलेक्ट्रॉन तुमको दे रहे हैं। और जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को दिया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को दिया, ये डी ऑर्बिटल भी क्या हो गया, फुल फील्ड हो गया, और ये फुल फील्ड हो गया, और ये हाफ फील्ड हो गया। ये अब देखिए, ये भी क्या हो गया, ये फुल फील्ड हो गया, और ये क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। ठीक है, बोथ आर एक्स्ट्रा स्टेबल, बोथ आर एक्स्ट्रा स्टेबल, दोनों एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। और ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3d10 हो जाएगा, और 4s1 हो जाएगा। ये कॉपर का जो है एक्चुअल हो जाएगा, एक्चुअल, ठीक है। और यहाँ 3d9 है, ये क्रोमियम का क्या हो जाएगा, 3d5 4s1 ये आपका हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इतना हुआ भाई। बातचीत का सलीका, आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, बशर्ते सिचुएशनल आप क्या सोच रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं। ठीक है भाई, अगर हम इसी को ध्यान दें और इसी को लेकर के आगे चलें, तो अब देखिए जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसके लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 2 फैक्टर्स responsible for exceptional electronic configuration। और पहला उसमें है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है एक्सचेंज एनर्जी। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सचेंज एनर्जी, अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लेकर चले, इसी कॉन्सेप्ट को, तो देखिए हम लोग यहां पे बता भी क्या सकते हैं
पहला फैक्टर है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब यहां से सिमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट यहां पे क्या है, सिमेट्रिकल का मतलब है हाफ फील्ड या फुल फील्ड। अगर इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, एक्वायर स्टेबल स्टेट। यानी अगर एलिमेंट है हाफ फील्ड, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर एलिमेंट का जो है हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और ये जो है कॉपर हुआ, क्रोमियम हुआ, एजी हुआ, एयू हुआ, ये सब एलिमेंट जो है इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। इस तरह से जो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये शो करते हैं, यानी हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। अभी हमने कॉपर का देखी, कॉपर का कहा ना, कॉपर 3d10 4s1 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट का, तो सीधे सीधे हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट एक्स्ट्रा स्टेबल होंगे इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट which have neither half filled nor full filled electronic configuration। इस तरह से हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद जो है दूसरा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, दूसरा फैक्टर है, दूसरा फैक्टर आपने कहा एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी होता क्या है, अब ये देखिए, क्रोमियम 24 एक्चुअल वाला दिखा रहे हैं, एक्चुअल है, और क्रोमियम 24 एक दिखा रहे हैं 3d4 4s1 और एक दिखा रहे हैं 3d5 4s, ये दिखा रहे हैं। यहां डी का मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। ऐसे डी का 4 वाला दिखा दीजिए, 2 3 4, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। ये है, ये आपका D5 है, और ये क्या है D4, यही स्लाइड है, इसको D5 और D4 यही स्लाइड। ठीक, एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है पहले ये समझिए। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जाकर के पेयर हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जाके पेयर हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जाकर पेयर हो सकते हैं। जैसे आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, अगर आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर के बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो पेयरिंग होगी। आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं तो आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जैसे मूवमेंट करेंगे तो आपकी कुछ एनर्जी खर्च होती है, कुछ एनर्जी खर्च होती है। तो यहां पर भी वही चीज है, पर अगर ये इलेक्ट्रॉन कमरे इस कमरे से निकल के इस कमरे में जाना चाहे तो एक यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है। यानी पहला इलेक्ट्रॉन कितने कमरों में जा सकता है, 4। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, पलट के पीछे ना आइए। अगर आपको आना हो तो ऐसे चलिए, ये नहीं कि अब यहां से कहीं इधर भी जाए इधर भी जाए। ठीक है भाई, क्योंकि जो पेयर एक बार हो चुका है फिर वो दोबारा पेयरिंग की बात नहीं करेंगे। तो हमने क्या कहा कि जब भी जैसे हम लोग एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो एनर्जी खर्च होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, यानी एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जा रहा है, जैसे देखिए एक इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे, फिर गया यहाँ पे, फिर गया यहाँ पे,
और फिर गया यहाँ। अब गौर करिए, पहला इलेक्ट्रॉन कै बार जा रहा है? 4, 1 2 3 4। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन कै बार जा रहा है? पीछे तो आएगा नहीं। 1 2 3। दूसरा इलेक्ट्रॉन 3 बार। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन कै बार जाएगा? 2 बार। चौथा इलेक्ट्रॉन कै बार जाएगा? 1 बार। कुल एक्सचेंज कितना हो गया? टोटल एक्सचेंज हो गया टोटल एक्सचेंज हो गया 10। अब यही सेम चीज यहां पे देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन 1 2 3। तो पहला इलेक्ट्रॉन कै बार जाएगा भाई? 3 बार। दूसरा कै बार जाएगा? 2 बार। तीसरा कै बार जाएगा? 1 बार। ठीक है, बहुत छोटा नहीं लिख रहे भाई, तो लिख रहे हैं। देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा कितनी बार? 3 बार। दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा कितनी बार? 2 बार। और तीसरा इलेक्ट्रॉन कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो टोटल एक्सचेंज जो होगा इज इक्वल टू कितना हुआ? 6। और यहां कितना हुआ? 10। तो कहने का हमारा मकसद यहां पे क्या है? जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा, जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतनी एनर्जी खर्च होगी। इसको देखिए, हम बता रहे हैं आपको, जितना ज्यादा एक्सचेंज हो रहा है, हायर द एक्सचेंज, हायर द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर पेयरिंग, greater is the energy utilized। और वो एनर्जी क्या कहलाएगी? दैट इज एक्सचेंज एनर्जी। और जितना ज्यादा एनर्जी होगी, ग्रेटर द एनर्जी यूटिलाइज्ड, system acquires minimum energy state। और जब सिस्टम मिनिमम एनर्जी स्टेट को एक्वायर करेगा, मेक्स देम मैक्सिमम स्टेबल। ये ध्यान रखिएगा, मेक्स देम मैक्सिमम स्टेबल। कहा जाता है कि जिस सिस्टम की एनर्जी जितनी मिनिमम होती है, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। इसको एक बार देखिए, हमने आपको कहा D5 वाला ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू D4 वाले से। और उसका कारण क्या है? ज्यादा एक्सचेंज होगा, ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। ज्यादा एनर्जी खर्च होगी तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, और सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। इस चीज को हम लोग कहते हैं। ठीक है भाई, तो आइए अब देखते हैं थोड़ा सा और आयंस के बारे में। फॉर आयंस, EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर आयंस। ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे वैलेंस शेल से ही निकलता है। इलेक्ट्रॉन जब भी निकालना होगा, जैसे देखिए आयन में कैटायन है, तो यहां एटम हुआ, एटम्स के वैलेंस शेल से क्या होगा? एटम पे चार्ज हो गया प्लस, और प्लस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? कम्स फ्रॉम वैलेंस शेल। ध्यान रखिएगा, या आउटर मोस्ट शेल, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी कहीं आउटर मोस्ट शेल। और अगर मान लीजिए यहां पे एटम है, प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ए पे माइनस आ जाएगा, गोज इनटू द वैलेंस शेल, goes into the valence cell। ये ध्यान रखिएगा। अगर ये एनायन के लिए इसी तरह देखिए, जैसे हम ले रहे हैं, सपोज करते हैं
सोडियम 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, सोडियम प्लस कर दिया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s0। जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया और बैलेंस सेल ये था, तो बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकला, अगर और बैलेंस सेल से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये 3s0 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 3s1 था, अब यहाँ पे बैलेंस सेल ये हट गया, अब बैलेंस सेल कौन बचा लास्ट में, ये बचा, अब ये p बचा, तो p में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका अगर आप दिखाएं ऐसे 1 2 1 2 1 2, और अगर इसको 2s का दिखाएं, 2s का ये आ जाएगा, 2s का ये आ जाएगा, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है आपने निकल गया, और निकल गया तो 3s0 हो गया, तो फिर बैलेंस सेल आपका 2p वाला। ठीक है भाई। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे आयरन का दिखाते हैं, आयरन 26, तो लास्ट में लिखते हैं आर्गन 18 हो ही गया, पूरा लिखने से कोई मतलब है नहीं, आपको आइडिया बार बार वही चीज। अब फिर 4s2 हो गया, और 4s2 18 तो 20 हो गया, 3d6 हो गया। आयरन को अगर हमने मान लिया +3, आयरन +3, तो +3 होने के बाद पहले इलेक्ट्रॉन s से निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सेल आउटर है, हमने कहा ना आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो 3d इनर हो गया पहले, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है पहले इसमें भरा जाता है और बाद में इलेक्ट्रॉन इसमें आता है, लेकिन निकलना और 4s से निकलेगा, क्योंकि 4s क्या करता है, 3d के बाहर है, बड़ा सेल, तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन 3 निकलेगा तो आर्गन हो गया 18 हो गया, 2 इससे निकलेगा, और इससे आपका देखिए डी है ना, ये 1 2 3 4 ये, और ये 4s2 है ये। अब जैसे 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके पास बचेगा क्या, देखिए 1 2 3 और ये 4 और ये, तो यहां से देखिए 2 यहां से निकल जाएगा, तो ये बचेगा क्या 4s0, और एक यहां से 2 और एक 3 यहां से निकलेगा, तो ये वाला निकलेगा भाई, और यहां बचेगा 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन बचे आपके, 2 इससे निकले और एक इससे निकल रहा है, 2 पहले इससे निकलेगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन इससे, और उसके बाद आप देखिए इसमें, तो इसमें पूछा था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में देखिए 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, = 5, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको हमने बताया था कि क्वेश्चन आपको देखना है, तो क्वेश्चन जो दिया गया है आपको क्या क्या करना है इसमें हमने दिखा दिया है आपको, देखिए कोई, ये क्वेश्चन नंबर पहला है, ए न्यूट्रल एटम ऑफ एलिमेंट हैज 2k 8l एंड 5m इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आपको एक न्यूट्रल एटम दिया गया है जिसमें 2k 8l एंड 5m ये सेल बता रहा है, इस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और आप देखिए न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है पहला सेल है, पहली सेल n = 1, तो कौन सा सेल आपका हो गया k, n = 2 हुआ तो कौन सा सेल हो गया l, n = 3 हो गया तो कौन सा सेल हो गया m, ये दिया गया आपको, इसकी वैल्यू दी गई। अब पूछ रहा है फाइंड आउट द फॉलोइंग, एलिमेंट जो दिया गया उसका एटॉमिक नंबर पहला, दूसरा दिया गया कुल टोटल नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये बताइए, और फिर टोटल नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन आपको बताना है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस बताना है, और वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट बताना है। मतलब ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, और इसकी सहायता से 1 2 3 4 5 चीजों की जानकारी आपसे मांगी जा रही है, इसको आप देख करके बता सकते हैं, और हमने हिंट के लिए आपको ये दे दिया है। ठीक है भाई। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए हमने लिया है वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करना है। पहला दिया है Fe2+ और Fe3+, दोनों में हमने आपसे बताया आयरन 26 होता है, 26 में से
दो प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +2 आएगा, 3 निकलेगा तो +3। और हमने हमेशा कहा है इलेक्ट्रॉन पहले 4s से निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर जब इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको पहचानना है, किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ये बताइए आप। वही सेम सिचुएशन दूसरा पेयर दिया, निकिल 2+ और कोबाल्ट। निकिल और कोबाल्ट इनका एटॉमिक नंबर आपको मालूम होना चाहिए और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। फिर इसमें भी बताइए किसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ज्यादा है। और स्कैंडियम 21 जानते हैं, टाइटेनियम 22 होता है। इसमें भी आपको +3 दोनों का आयन है। इसमें भी पूछा कि इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है। आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देख करके, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके जो भी रिजल्ट है, जो भी रिजल्ट आपका आ रहा है, रिजल्ट को चैट बॉक्स में लिख लीजिए। रिजल्ट को चैट बॉक्स में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर लिख करके आप जो है उसका आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर बता दीजिए। आपको इतना अगर आप कर रहे हैं तो ये हम समझेंगे कि आप वीडियो देख रहे हैं पूरा, जिससे आप लाभान्वित भी हो रहे हैं। वरना आपका रिस्पांस अगर नहीं है तो इसका मतलब आपने वीडियो को देखा नहीं। आपसे गलत सही जो भी आंसर हो वो दीजिए। बाकी आपको अगर समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और चैनल को अपने जितने भी संपर्की हैं, जितने भी नीडी हैं, जितने भी हैं उन तक पहुंचाइए। और पहुंचाने के अलावा उनसे कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन ऐसा आए कि जिससे हम आपका लाइव क्लास ले सकें और लाइव क्लास का एक माहौल क्रिएट कर सकें और आपसे लाइव चैट के द्वारा जो है चीजों को क्लियर करें और बातचीत करें लाइव चैट से। और कोई आपको जो है इस लाइव चैट से पढ़ाने का एक अलग तरह का एक्सपीरियंस आपको अनुभव होगा। ठीक है भाई, इतना पढ़िए, बाकी की बातें नेक्स्ट डे। ठीक, थैंक यू।